हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन के बारे में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था लघु बीजाणु जनन के बारे में, अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन, जैसा कि हमें पता है कि इस प्रोसेस के थ्रू किसका निर्माण होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, क्लियर है। इसमें एक संरचना बनती है जिसे हम कहते हैं एक सेल का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस के थ्रू एक सेल का फॉर्मेशन होता है। इस एक सेल को हम और क्या कहते हैं, अंडाणु, क्लियर है। अब ये जो अंडाणु हमारा बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, इसके आगे क्या प्रोसेस होगी, ये हम इसमें देखेंगे। एक्चुअली ये जो अंडाणु बनेगा ये कहाँ पे बन रहा है, ये हमारे स्त्री केसर में बन रहा है, स्त्री केसर के ओवरी में बन रहा है, क्लियर है। अब जब ये ओवरी में बन जाएगा, इसके बाद जो पोलन ग्रेन हमने पिछले वीडियो में देखा जिसमें हमने क्या बनाया था, पोलन ग्रेन, वो पोलन ग्रेन आकर किससे फ्यूज़ करेगा, गुरु बीजाणु से या एक सेल से फ्यूज़ करेगा, और फिर उसके बाद उसका जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद उसका एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो से उसका सीड बन जाएगा। तो आइए हम समझते हैं कि ये जो हमारा स्त्री केसर बना हुआ है इसके कौन कौन से भाग हैं और ये प्रोसेस एक्चुअली किस पोजीशन पर होती है या होने वाली है, क्लियर है। चलिए, तो ये हमने क्या बना रखा है, ये स्त्री केसर। यहाँ पे जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलते हैं हम वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, या इसे को कहते हैं हम स्टिग्मा। ये है वर्तिका, या इसको हम कहते हैं स्टाइल। और ये जो बाहर का पोर्शन आपको दिख रहा है, ये भाग है किसका, ओवरी का, या इसको हम कहेंगे अंडाशय। और ये जो भाग आपको दिख रहा है जहाँ पास ये रेड कलर की कोशिकाएं बनी हुई हैं, इस पोर्शन को हम कहते हैं, ये जो आपको ये अंदर का जिसके अंदर एक लाल कोशिकाएं दिख रही हैं और उसके बाहर का भाग, इस कंप्लीट को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल, या इसको हिंदी में कहते हैं बीजांड, क्लियर है। और ये एक आपको संरचना दिख रही है, इसको हम कहते हैं अपरा, क्लियर है, इसको कहते हैं अपरा। और ये नीचे का एक भाग दिख रहा है, इसको कहते हैं थैलेमस, क्लियर है। तो ये अपरा हो गया और ये थैलेमस हो गया। अपरा को हम कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक है दोस्तों। अब ये प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच में एक कनेक्ट करने वाला एक संरचना है जिसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। क्या कहते हैं इसको, फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बीजांड वृत्त, बीजांड वृत्त, वृंत कहते हैं या वृत्त कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसको वृंत कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा, वृंत है या वृत्त है, क्लियर है। तो ये हमारी संरचना हुई किसकी, ये पूरी संरचना है स्त्री केसर की, जिसके ये अलग अलग भाग हैं, क्लियर है। अब हमको सीखना है गुरु बीजाणु जनन के बारे में। तो जो गुरु बीजाणु जनन का जो प्रोसेस होता है वो एक्चुअली में होता कहाँ है, इस पूरी संरचना में ये होता है ओव्यूल के अंदर। किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। कौन सी प्रोसेस होती है, गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस होती है। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ कि गुरु बीजाणु जनन कहाँ होगा, ओव्यूल या बीजांड के अंदर, क्लियर है। इसलिए हम जो ओव्यूल है उसको हम क्या कह सकते हैं, जैसा पिछले लेक्चर में हमने देखा था जहाँ स्पोर्स बन रहे थे उसको हमने क्या था, माइक्रो स्पोरेंजियम। इसको हम कह सकते हैं ओव्यूल क्या है, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, जहाँ क्या बनने वाला है, मेगा स्पोर्स बनने वाले हैं, गुरु बीजाणु बनने वाले हैं। तो वो वाला भाग क्या है, ये जो भाग आपको दिख रहा है ओव्यूल, ये क्या है हमारा मेगा स्पोरेंजियम। इसी के अंदर क्या बनेंगे, मेगा स्पोर्स बनेंगे या गुरु बीजाणु बनेंगे, क्लियर है। हमने देख लिया मेगा स्पोर्स कहाँ बनेंगे, ओव्यूल के अंदर बनेंगे, क्लियर है। अब इसमें एक संरचना है, ये क्या है, ओव्यूल है।
ओव्यूल के अंदर ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? न्यूसेलस। इन कोशिकाओं का क्या नाम है? न्यूसेलस कोशिकाएं। जितनी भी रेड कलर की आपको दिख रही हैं, सारी की सारी कोशिकाएं क्या कहलाती है? न्यूसेलस कहलाती हैं। क्लियर है? और ये वाला भाग कहलाता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, ठीक है। और ये कहलाएगी, ये सारी कोशिकाएं क्या है? न्यूसेलस। और माइक्रोपाइल का जो अपोजिट वाला भाग है, ये वाला भाग, तो यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं, ये वाला जो भाग है माइक्रोपाइल के अपोजिट जो भाग है, इस भाग को हम कहते हैं चलाजा। क्या कहते हैं? चलाजा। क्लियर है? माइक्रोपाइल के अपोजिट वाले भाग को हम क्या कहते हैं? चलाजा। ये कुछ और इसके भाग हैं जो हम उस टाइम पे छोड़ दिए थे। तो ये दो भाग हैं, माइक्रोपाइल हमने देखा और एक है ये चलाजा। और इन सारी कोशिकाओं को कहते हैं न्यूसेलस। और सारी कोशिकाएं जो न्यूसेलस हैं, ये कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। चलिए, अब मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि जितनी भी ये न्यूसेलस कोशिकाएं हैं, ठीक है, जितनी भी ये न्यूसेलस कोशिकाएं हैं, उनमें से एक कोशिका, जैसे मान लो ये कोशिका हमने ले ली, ये मैंने इसको ग्रीन से मार्क कर दिया है, ये कोशिका ले ली, सिंगल कोशिका है ना। ये सिंगल कोशिका क्या करेगी कि एमएमसी का कार्य करना शुरू कर देगी। ये सिंगल कोशिका जो कि एक न्यूसेलस कोशिका है, इतनी सारी न्यूसेलस में से एक कोशिका जो है वो एमएमसी का कार्य करना शुरू कर देगी। जैसा हमने माइक्रोस्पोरोसिस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखा था कि उसकी सारी कोशिकाएं एमएमसी का कार्य कर रही थी। तो सारी की सारी कोशिकाएं क्या बना रही थी? स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रही थी, स्पोर्स बना रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा कि इतनी सारी न्यूसेलस कोशिकाओं में से सिर्फ एक कोशिका का चयन होगा या एक ही कोशिका का कन्वर्जन होगा एमएमसी में, है ना। इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पास जो एमएमसी है उसको कहेंगे हम मेगा स्पोर मदर सेल। क्लियर है? इसमें से एक कोशिका किसका काम करेगी? एमएमसी का कार्य करेगी। और ये इनिशियल ये भी कैसी रहेगी? क्योंकि एक न्यूसेलस कोशिका ये है तो ये 2n का कार्य करेगी। क्लियर है? अब देखिए, हम मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कोशिका बना रखी है जो कि कैसी है? ग्रीन कलर में ले रखी है। ये एक एमएमसी कोशिका है। इसमें क्या होगा कि मियोसिस की प्रोसेस होगी। इस एक न्यूसेलस कोशिका जो कि एमएमसी में कन्वर्ट हो चुकी है, इसमें कौन सी प्रोसेस होगी? मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही होगी। क्लियर है? तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी एक टेट्राड के रूप में। ये एक टेट्राड बनेगी क्योंकि हमने मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड दोनों किया, तो ये टेट्राड बनेगी। अब इस टेट्राड को हम क्या कहेंगे? मेगा स्पोर टेट्राड। मेगा स्पोर टेट्राड। क्लियर है? जब मेगा स्पोर टेट्राड बनेगी तो ये सारी की सारी कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी? हैप्लॉइड हो जाएंगी। ये इनिशियली क्या थी यहाँ? डिप्लॉइड। ये सारी की सारी हैप्लॉइड हो जाएंगी। ये प्रोसेस एग्जैक्टली कहाँ चल रही है? इस वाली कोशिका के अंदर चल रही है। मैं इसको पूरी तरीके से ग्रीन कर देता हूँ। अब जब ये प्रोसेस चल रही होती है, यानी सेल का डिवीज़न हो रहा है, तो ऑब्वियसली इनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे? ये जो न्यूसेलस कोशिकाएं हैं, ये न्यूसेलस कोशिकाएं ही इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगी। जैसा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम क्या देख रहे थे कि उनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करा रहा था? उनको एपिडर्म कोशिकाएं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही थी। यहाँ पे कौन प्रोवाइड कराएगा? यहाँ पे न्यूसेलस कोशिकाएं इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे ताकि कोशिका का विभाजन आगे हो सके। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बन गए? मेगा स्पोर टेट्राड। यानी यहाँ पर टोटल 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो गया है। क्लियर है? अब क्या होगा कि इनमें से सिर्फ एक कोशिका जीवित रहेगी, एक कोशिका जीवित रहेगी, बाकी की तीनों कोशिकाएं डेड हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, है ना। ये तीनों एमएमसी कैसी हो ये तीनों मेगा स्पोर, ये सारी मेगा स्पोर डेड मेगा स्पोर्स हो जाएंगी।
अब इनको कह सकते हैं डेड मेगा स्पोर। क्लियर है? और ये किसका काम करेगी? ये सिंगल मेगा स्पोर हो जाएगी। जब ये सिंगल मेगा स्पोर हो जाएगी तो इसका भी डेवलपमेंट होगा। तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होगा? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होगा। कैसा होगा? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होगा। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब एक सिंगल मेगा स्पोर जो बचा है उस सिंगल मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होगा, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? मेगा स्पोरिक डेवलपमेंट। अब जब ये मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होगा तो ये सेल क्या करेगी? ग्रो करेगी। ठीक है, ये सेल ग्रो करेगी। और ग्रो कैसे करेगी? इसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन वगैरह सारी चाहिए, पोषण चाहिए। तो ये पोषण कहाँ से लेगी? ये न्यूसेलस कोशिकाओं से लेगी। अब जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता जाएगा, है ना, यही कोशिका हमने बनाई है। अब ये 3 सेल डेड हो गई हैं, एक सिंगल सेल बची है। ये सिंगल सेल क्या करेगी? अपनी आकार में ग्रोथ करेगी। क्लियर है? अब ग्रोथ जैसे जैसे करेगी तो उसका आकार ही बढ़ता जाएगा उस सेल का, और जब आकार बढ़ता जाएगा तो वो अपना स्थान यहाँ बढ़ाती जाएगी, लाइक दैट। इसका आकार यहाँ बढ़ता जाएगा। ये इनसे न्यूट्रिशन ले लेके धीरे 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 क्या होगा? ये न्यूसेलस कोशिकाएं कम होती जाएंगी और इस कोशिका का आकार बढ़ता जाएगा। अब जब इस कोशिका का आकार बढ़ता जाता है तो ये कोशिका वापस से क्या करती है? डिवीज़न करती है। अभी एक बार मियोसिस हो गया, अब इसके बाद ये क्या करेगी? माइटोसिस करेगी। ये फर्स्ट माइटोसिस होगा। देखिए, फर्स्ट माइटोसिस होने के बाद क्या होगा कि ये कोशिका सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीज़न करेगी। तो एक माइटोसिस होने से क्या होगा? 2 केंद्रक बन जाएंगे। न्यूक्लियर डिवीज़न, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीज़न होगा। इसके बाद फिर से ये क्या करेगी? एक और माइटोसिस डिवीज़न करेगी। जब एक और माइटोसिस डिवीज़न करेगी तो ये कितनी कोशिकाएं हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी, है ना। और ये 4 कोशिकाएं, ये कौन सा माइटोसिस होगा? माइटोसिस सेकेंड। अब एक बार और माइटोसिस होगा। एक और माइटोसिस होगा तो टोटल कोशिकाएं कितनी हो जाएंगी? 8 कोशिकाएं हो जाएंगी। ठीक है, ये कौन सा हुआ? माइटोसिस थर्ड। माइटोसिस थर्ड यानी टोटल 3 बार माइटोसिस होगा। अब जब 3 बार माइटोसिस होगा तो माइटोसिस के साथ साथ ही ये कुछ कोशिकाएं डायरेक्शनल अपनी अपनी डायरेक्शन में वो ट्रांसफ़र भी होते जाती हैं। डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। इन केंद्रक जो अपने न्यूक्लियर जो विभाजित हुआ है, न्यूक्लियस जो धीरे धीरे ट्रांसफ़र भी होते जाएंगे। क्लियर है? कुछ होंगे जो पोल्स की ओर ट्रांसफ़र होंगे, कुछ होंगे जो सेंटर पे ही रह जाएंगे। इस तरीके से ऐसी कुछ संरचना बनती है। और ये ट्रांसफ़र होंगे तो ये आगे फर्दर इन पोल्स पे चले जाएंगे। ये भी 3 न्यूक्लियस कहाँ जाते हैं? पोल्स पे, और 2 कहाँ रह जाते हैं? सेंटर पे। क्लियर है? तो ये एक संरचना बनती है ना। ये संरचना कहाँ बन रही है? ये संरचना बन रही है यहाँ पे। ये संरचना बन रही है कुछ इस जगह पे बन रही है। क्लियर है? मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ये जो संरचना है वो इस तरीके से यहाँ पे बन रही है। इसमें 3 कोशिकाएं इधर हैं, 3 केंद्रक सॉरी, और 3 केंद्रक यहाँ हैं और 2 केंद्रक यहाँ हैं। ये जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो इसके बाद इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। कुछ समय बाद इनमें क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन है वो जो पोल्स पे हैं, जो केंद्रक पोल्स पे हैं, उनमें ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, और जो सेंटर पे हैं इनमें कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे 6 कोशिकाएं हैं, एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, चौथी कोशिका, 5वीं कोशिका और 6ठी कोशिका। 6 कोशिकाएं हैं और एक कोशिका, ये वाला पोर्शन मैं इसको रेड कलर से करके आपको दिखाता हूँ। एक कोशिका ये है,
ये जो बचा हुआ कोशिका है, ये वाला भाग, ये कौन सी कोशिका है ये? तो एक कोशिका ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है और छठी ये है, और सातवीं कोशिका, ये सातवीं कोशिका है, जहाँ पे क्या है, दो केंद्रक हैं, है ना? क्या है इसमें? दो केंद्रक हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आई है इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम एम्ब्रियो सैक। क्या कहेंगे हम इसको? एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश, सॉरी, भ्रूण कोश। ठीक है, तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोसैक या भ्रूण कोश। जो किस अवस्था में होती है? भ्रूण कोश किस अवस्था में होती है? एम्ब्रियोसैक किस अवस्था में होती है? जिसमें जो कि 7 सेल्ड होती है और 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्लियर है? यहाँ पे कितनी सेल हैं? 3, 3, 6 और 1, 7, लेकिन केंद्र कितने हैं? 8, है ना? केंद्र कितने हैं? 8। कैसे कि 8 केंद्रक हैं? एक केंद्रक ये है, एक ये है, एक ये है, 2 ये हैं, 3 2 5 और ये 3 8, तो 7 क्या हो गए? 7 सेल्स हो गए, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। क्लियर है? 8 न्यूक्लियस। ये कंडीशंस का एक सैक बनता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है जो यहाँ पे बनी हुई है, इसको हमने क्या कहा? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये कौन सी सिचुएशन है? एम्ब्रियो सैक। चलिए, ये तो बना लिया। अब इसको हम समझते हैं कि ये जो 6 सेल्स हैं, इसमें कौन सी सेल को क्या कहते हैं और कौन सी सेल को क्या कहते हैं। इन सेल्स के नाम क्या है? उन 6 सेल्स को हम क्या कहते हैं? तो मैं इसका थोड़ा सा एक बड़ा सा चित्र बना देता हूँ जो आपको समझने में आसानी होगी। ये हमारा बन गया एम्ब्रियो सैक। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे? एम्ब्रियो सैक। क्लियर है? जो कि किस सिचुएशन में है? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। इस सिचुएशन में है, तो हम इसको क्या कहेंगे? एम्ब्रियो सैक। चलिए, अब इसमें हम देख रहे हैं कि 6 कोशिकाएं हैं और 2 केंद्रक हैं। तो इनमें से ये जो कोशिका है, दिस वन, ये मेन कोशिका है जिसको हम कहते हैं एग सेल। ठीक है, एग सेल या अंड कोशिका या अंडाणु, अंड कोशिका इसको हम कह सकते हैं। क्लियर है? ये जो 2 कोशिकाएं हैं ये कहलाती हैं इसकी सहायक कोशिकाएं। क्या कहलाती हैं? सहायक कोशिकाएं, या इसको हम कहते हैं, इंग्लिश में हम कह सकते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, ये जो 3 कोशिकाएं हैं, इन तीनों कोशिकाओं को हम कहते हैं एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स। क्लियर है? अब बचे ये 2 केंद्रक, तो इनको हम कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। अब ये जो इसमें एक संरचना है जिनको हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं, इनके ऊपर एक कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है ना, इसको हम क्या कहते हैं? तंतुमय समुच्चय। क्या कहते हैं? तंतुमय समुच्चय, या इसको हम कहते हैं फिलिफॉर्म एपैरेटस। ठीक है, तो ये फिलिफॉर्म एपैरेटस किस में पाए जाते हैं? ये सहायक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो उनके अपर साइड में, ऊपर साइड में व्यवस्थित होते हैं या सिचुएटेड होते हैं। क्लियर है? अब ये क्यों पाए जाते हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि
ये जो संरचना है यहाँ, है ना, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस। इसको हम क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस या तंतुमय समुच्चय। तंतुमय समुच्चय। क्लियर है? देखिए, इन कोशिकाओं का एक विशेष प्रकार का कार्य होता है। वो विशेष कार्य क्या है? मैं इसके थोड़ा सा आगे का एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि इस फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है, इसका एक विशेष कार्य है कि जब भी परागण होगा तो परागकण कहाँ आएगा? इस पोजीशन पर आएगा, वर्तिकाग्र पर आएगा। जब परागकण से जब युग्मक बनकर अंदर प्रवेश करते हैं तो वो पराग नलिका का निर्माण करते हैं, और पराग नलिका जो है वो कहीं भी जा सकती है, इधर मुड़ सकती है, इधर मुड़ सकती है, कहीं भी जा सकती है। लेकिन पराग नलिका को यहाँ पे आना है, ये माइक्रोपाइल वाले रीजन से इंटर करना है। वो इंटर करने की जो दिशा है ना, कि किधर जाना है पराग नलिका को, किधर ग्रोथ करना है, तो वो उनको कौन सिग्नल कौन देता है? उनको ये फिलीफॉर्म अपैरेटस सिग्नल देते हैं कि यू हैव टू मूव फ्रॉम दिस साइड। क्लियर है? उनको इस डायरेक्शन में लाने का कार्य कौन करते हैं? ये फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो कि एक बहुत ही मुख्य कार्य होता है इनका। क्लियर है? अब देखिए, इस तरीके से हमने क्या देख लिया? एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया है। क्लियर है? ये बात आपको आ रही है समझ में? अब इसके आगे क्या होगा? देखो, हमको एक सेल मिल गया है, अब आगे क्या होना है? अब आगे होना है निषेचन, है ना। तो हमने पोलन ग्रेन बना लिया और हमने एक सेल बना लिया, यानी हमने नर युग्मक भी बना लिया और मादा युग्मक का भी निर्माण कर लिया है। अब हमको क्या करवाना है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन करवाना है। तो संलयन कब होगा? जब परागण होगा। परागण होगा यानी कि परागकण परागकोश से निकलकर कहाँ आएगा? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अब जब परागण होगा तो परागकण यहाँ आएगा और फिर वो युग्मक बनाकर किससे फ्यूज करेगा? हमारे अंडाणु कोशिका से या अंड कोशिका से वो क्या करेगा? फ्यूज करेगा। तो वो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? निषेचन की प्रक्रिया कहलाएगी। वो सब कैसे होता है ना, कैसे होगा, कैसे निषेचन होगा, और इसके अंदर दोहरा निषेचन भी होता है। तो दोहरा निषेचन क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो इतना आपको क्लियर है? आपको समझ में आया या नहीं आया? कितना समझ में आया? प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है? थैंक यू। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।